स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1H के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समुच्चय का सममित अंतर पढ़ा था। दो समुच्चय हमारे पास उपस्थित होते थे, मान लेते हैं समुच्चय A और एक समुच्चय B। तो समुच्चय A और B का सममित अंतर क्या होता था और उसे कैसे निकाला जाता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया है और अच्छे से सीख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, उस वीडियो को पहले देखिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं प्रश्नावली 1H की तरफ। बच्चों, प्रश्नावली 1H में जितने भी सारे कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न सममित अंतर पर आधारित है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि A क्रॉस फाई इज इक्वल टू A। ठीक, दूसरा प्रश्न है A क्रॉस A इज इक्वल टू फाई। तीसरा प्रश्न है A क्रॉस B। A और B का सममित अंतर निकालने पर अगर फाई आता है तो A और B आपस में बराबर होंगे। चौथा प्रश्न है A क्रॉस B करने पर, ठीक, A क्रॉस B का जो वैल्यू प्राप्त होगा हमें वही A यूनियन B कर दें और A इंटरसेक्शन B कर दें, फिर घटा दें तो सेम प्रक्रिया, दोनों के वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक, उसी तरह से 5वें प्रश्न में कह रहा है कि अगर B और C का हम एक साथ सममित अंतर निकालें और फिर A के साथ उसका इंटरसेक्शन कर दें तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो इस वैल्यू के बराबर होगी यदि हम A और C का इंटरसेक्शन करें और फिर A B का इंटरसेक्शन करें और फिर इन दोनों का हम लोग क्या करें, सममित अंतर निकाल लें तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 1 से लेकर 5 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को सममित अंतर की सहायता से सिद्ध करना है कि LHS RHS के बराबर है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि A क्रॉस फाई यानी A डेल्टा B यानी A और फाई का जो है सममित अंतर अगर हम निकालेंगे तो स्वयं समुच्चय A ही प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके सॉल्व को देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखते हैं A क्रॉस फाई इज इक्वल टू A। सॉल्व में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि हमने A एक समुच्चय लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 कुल 5 एलिमेंट हैं। इस समुच्चय में 5 सदस्य हैं और एक दूसरा समुच्चय है जो फाई है, यानी जिनमें कोई भी समुच्चय सदस्य नहीं है, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है। तो चलिए A क्रॉस फाई या A डेल्टा फाई हम लोग निकालते हैं, सममित अंतर निकालते हैं। तो क्या होगा, A क्रॉस फाई जैसे ही हम निकालेंगे तो दोस्तों दो समुच्चयों का जो सममित अंतर होता है क्या होता है, समुच्चय A माइनस समुच्चय B। तो यहाँ समुच्चय B रिक्त समुच्चय है और इसका हम लोग यूनियन करेंगे किसके साथ, जो हम लोग यूनियन करेंगे A और, अब पहले A में से हम लोग फाई को घटाएंगे और फिर आगे हम रिक्त समुच्चय में से समुच्चय A को घटाएंगे और फिर जो जो वैल्यू प्राप्त होगी इनका हम लोग सम्मिलन कर देंगे। तो पढ़ते हैं आगे की तरफ। A हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है और इसमें से रिक्त समुच्चय अगर हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, स्वयं समुच्चय A प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद हम यूनियन लिखेंगे और फिर फाई में से A को घटाना, यानी कि रिक्त समुच्चय में से A को घटा देना है। तो रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें से A को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी यहाँ भी हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होने वाला है। इसके बाद अब इस रिक्त समुच्चय और इस समुच्चय का हमें यूनियन करना है। तो कर दीजिए यूनियन, इस समुच्चय का सदस्य और इस समुच्चय के सदस्यों को मिला के लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। चूँकि दोस्तों इस समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं है अतः सिर्फ ये समुच्चय लिखा जाएगा। और हमने क्या देखा, ये जो समुच्चय है समुच्चय A के बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, A क्रॉस फाई इज इक्वल टू A। तो बच्चों बड़े ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि अगर कोई समुच्चय A है और ठीक उसी समुच्चय के साथ अगर हम सममित अंतर निकालें तो वो एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। ऐसा प्रश्न में दिया गया है और हमें यह निकालना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना कि ये एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के सदस्य हैं और अच्छा ठीक है, इसमें सिर्फ समुच्चय ए है। तो चलिए समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ ही सममित अंतर निकालते हैं। क्या होगा? ए क्रॉस ए, यानी ए के साथ ही हमें सममित अंतर निकालना है। तो क्या लिखेंगे? ए माइनस ए यूनियन, और फिर इस ए में से इस ए को घटाएंगे यानी ए माइनस ए। तो दोस्तों हमें यहाँ सदस्यों के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सदस्य इस समुच्चय में होंगे वही सदस्य इसमें भी होंगे। तो जैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे ये हमें एक रिक्त समुच्चय मिलने वाला है। बीच में आपका यूनियन है, ठीक इस ए में से ए को घटाएंगे तो यहाँ भी एक रिक्त समुच्चय मिलने वाला है। अब रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय का यूनियन करेंगे, कोई सदस्य ही नहीं है। तो जब कोई सदस्य नहीं है तो फाइनली जो उत्तर प्राप्त होगा वो भी एक रिक्त समुच्चय होगा। तो अगर ये भी रिक्त समुच्चय है तो ये RHS है। क्योंकि प्रश्न में दिखाया गया कि अगर कोई समुच्चय ए है और उसी समुच्चय के साथ उसका सममित अंतर निकाला जाए तो एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, और यहाँ रिक्त समुच्चय ही प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह से बच्चों तीसरे प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहेंगे कि माना कि दो समुच्चय इस प्रकार हैं, एक समुच्चय ए लेंगे और एक समुच्चय बी लेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ सदस्यों को मान सकते हैं उसमें, और ठीक ए और बी का सममित अंतर निकालेंगे और दिखाएंगे कि वो रिक्त समुच्चय प्राप्त हो रहा है, और आप उसका सममित अंतर निकालेंगे तो वो रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो अगर रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा तो ए और बी आपस में बराबर भी होंगे। ठीक उसी तरह से एक चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है। चौथा और पांचवा प्रश्न बच्चों एकदम सेम है। इसी तरह से आप दो समुच्चय मानना है और आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करता हूँ। प्रश्न संख्या 5 आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैं प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करूँगा ठीक उसी तरह से प्रश्न संख्या 5 भी लगेंगे। तो तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 4 को हम सॉल्व करेंगे। 5 आप सेम उसी तरह से कर लीजिएगा। ये रहा आपका सॉल्व नंबर 4। इसमें क्या दिखाना है कि ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो माना कि इसमें भी लिखेंगे बच्चों, माना कि एक समुच्चय ए लेंगे और एक समुच्चय बी लेंगे। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 8 ये हमने दो समुच्चय अपने आप से मान लिया है, आप भी मान सकते हैं। और फिर सॉल्व करते हैं LHS से। ए क्रॉस बी निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बच्चों जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए में से बी को घटाना है। तो बी में 3 4 और 5 कॉमन है, तो ए में क्या क्या बच जाएंगे? 1 और 2 बच जाएंगे। ठीक उसी तरह से बी माइनस ए, बी में से ए को घटाएंगे तो 3 4 5 घट जाएंगे। बी में 6 और 8 बच जाएंगे, 6 और 8 बच जाएंगे। फिर हमें इन दोनों समुच्चय का यूनियन लेना है। यूनियन ले लीजिए 1 2 6 8। तो फाइनली LHS हमें प्राप्त हो गया है। अब हम RHS को निकालेंगे। RHS क्या है? ए यूनियन बी लिखना है और फिर इसमें से घटाना है ए इंटरसेक्शन बी को। तो देख लेते हैं, ए और बी का यूनियन लिखना है। लिख लीजिए एक साथ 1 2 3 4 5
6 और 8 इसमें ज़्यादा हैं, 6 और 8 भी लिख लेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में हो, तो 3 4 और 5 दोनों में है, लिख लीजिए 3 4 5 दोनों में है। अब इस समुच्चय में से इस समुच्चय को हमें घटाना है, तो घटा दीजिए, 3 4 5 को घटा देंगे, 3 4 और 5 को घटा देंगे, तो 1 2 6 और 8 ये आपका बचने वाला है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि LHS लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो 1 2 6 8 मिला, और राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व किया तो 1 2 6 और 8 मिला। अतः LHS RHS के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अतः सिद्ध हुआ कि A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B जो होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा। तो ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को भी आप घर पे लगाने का प्रयास करिएगा, स्वयं इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डी मॉर्गन नियम। समुच्चय सिद्धांत में डी मॉर्गन नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े जो समुच्चय सवाल हैं वो डी मॉर्गन के नियम से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डी मॉर्गन नियम क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। सभी पहलुओं पर बात करेंगे, बने रहिए वीडियो में। तो बच्चों अगला टॉपिक है डी मॉर्गन नियम। आइए समझते हैं। डी मॉर्गन नियम में कुल 4 नियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला नियम है दो समुच्चय अगर ए बी सी, यदि ए बी और सी 3 समुच्चय हमारे पास हों, कोई भी 3 समुच्चय हों, तो ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए और बी का अगर हम यूनियन निकाल दें और फिर उसका पूरक समुच्चय निकालें, यानी ए यूनियन बी डैश, यानी ए और बी का यूनियन निकालना है और फिर पूरक निकालना है। अर्थात ऐसे कंडीशन में जब भी हम डी मॉर्गन नियम को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे एक समष्टि समुच्चय जरूर दिया होगा या फिर हम उसको मान के चलेंगे। तो समष्टि समुच्चय क्या होता है? समष्टि समुच्चय में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कुछ सदस्यों को लेकर अलग अलग समुच्चय बनाए जाते हैं। तो उन्हीं समष्टि समुच्चय के आधार पर ये 3 समुच्चय ए बी और सी दिए गए होते हैं। तो अगर हमारे पास 3 समुच्चय हैं तो ए और बी, 2 समुच्चय ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे, ठीक, तो उसको मिलाकर जो समुच्चय बनेगा और फिर समष्टि समुच्चय में से उसको हम घटा देंगे, तो जो समष्टि समुच्चय में जो सदस्य बच जाते हैं वो ए यूनियन बी डैश, यानी ए और बी के समुच्चय के यूनियन का पूरक समुच्चय कहलाते हैं। तो इस नियम में ए यूनियन बी यानी ए और बी के सम्मिलन, ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय होगा वो समुच्चय ए के पूरक और समुच्चय बी के पूरक का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपस में बराबर होगा। अर्थात यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है। यहाँ दोनों समुच्चयों के यूनियन का पूरक है, यहाँ अलग अलग समुच्चयों का पूरक समुच्चयों का इंटरसेक्शन है। ठीक उसी तरह से अगर 2 समुच्चय ए और बी हैं उनका इंटरसेक्शन कर दें और फिर उसका पूरक निकालें तो उन दोनों समुच्चयों के अलग अलग पूरक समुच्चयों के यूनियन के बराबर होगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम कहता क्या है कि यदि बी और सी का हम यूनियन निकाल दें और फिर ए में से घटाएं तो वो कहता है कि ए में से बी को घटा लीजिए और फिर ए में से सी को घटा लीजिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम कहता है कि यदि ए में से बी इंटरसेक्शन सी को घटा दें तो ए में से बी को घटाइए और ए में से सी को घटाइए, यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन है, इन दोनों का यूनियन आपस में बराबर होगा। ये चौथा नियम है। तो बच्चों बिना जल्दी से देरी किए, बिना कुछ किए, सबसे पहले तो आप इस 4 फार्मूले को रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। अंतर क्या है? पूरक, सब के सब पूरक समुच्चय दिए गए हैं, यानी कि पूरक समुच्चय और यूनियन इंटरसेक्शन का तालमेल इसमें स्थापित किया गया है और ये डी मॉर्गन नियम को फॉलो करते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम डी मॉर्गन नियम को एक एक करके सबको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और व्याख्या के साथ कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे और उन एग्जाम्पल को ये कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे संतुष्ट करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही जो डी मॉर्गन के नियम हैं उसको थ्योरी मेथड से भी प्रूफ करेंगे और वेन डायग्राम के माध्यम से भी इन डी मॉर्गन नियम को सॉल्व करेंगे कि डी मॉर्गन का नियम वेन डायग्राम पे भी कैसे काम करता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।